दिख रहा है क्या? ठीक है ना, चालू कर दिया है क्या? चालू है। देखो, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो पहले हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन डिस्कस किया था। उससे पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कैलोरीमेट्री, फिर केटीजी, ये सब सारे डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक क्वेश्चन तो जेईई मेन में पक्का है कि इससे आएंगे ही आएंगे, और वेरी इजी है, मतलब कि इतना इजी है कि आप समझ सकते हैं कि आराम से समझ जाइएगा। बस कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रखना है इनके अंदर में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली बात है क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच in which we study about heat exchange, in which we study about exchange of heat energy between the bodies and conversion of the heat energy into the mechanical energy and vice versa। मतलब क्या हुआ कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं या एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं कि एनर्जी किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह से जाता है। जैसे कि हमारे पास में बाइक है, हमारे पास में कार है, तो बाइक और कार के अंदर में क्या होता है, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालने के बाद में क्या होता है, वो पेट्रोल वाला जो एनर्जी होता है वो हीट में बदल जाता है, और वही एनर्जी जब हीट में बदल जाता है तो हमारे बाइक क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं इसका मतलब कौन सा काम करते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट वाला काम करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाते हैं उस बाइक के अंदर में। ये सब बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हीट जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या कोई मैकेनिकल एनर्जी कैसे क्या होता है कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इन कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करते हैं। बात यहाँ तक समझ में सिंपल सी आ गई है। अब लिखो सम यूजफुल टर्म्स, some useful terms, some useful terms। फर्स्ट पॉइंट लिखना थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसके अंदर में लिखना थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसके अंदर में लिखना फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एन एक्सट्रीमली, it is a collection of an extremely large number of atoms, large number of atoms or molecules, large number of atoms or molecules। it is confined, CONFINED, it is confined within certain boundaries, it is confined within certain boundaries, it is confined within certain CERTAIN, certain boundaries, 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 ठीक है, certain boundaries। हो गया, बात समझ तक यहाँ तक आया? देखो, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें होता है पहले समझने की कोशिश करो। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में क्या होता है, एक होता है जहाँ पे काम हो रहा है, समझने की कोशिश करना। मान लो कि एक हमारे पास में क्या है, सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर में क्या है कि गैस है, क्या है, इस सिलेंडर के अंदर में गैस है, इसके ऊपर में एक पिस्टन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर में एक पिस्टन लगा हुआ है। तो ये गैस जो है ना, इसको, इसके अंदर वाले सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, सिस्टम बोलेंगे, जिसके अंदर में काम हो रहा है।
समझ में आया कि नहीं आया? और सिस्टम के चारों तरफ के ये जो लगा हुआ है इसके क्या है कि सिलेंडर की जो क्या है बोलो वॉल्स है, इसके इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्रीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बाउंड्रीज बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? और इसके बाहर वाले सिस्टम के अलावा जो भी चीजें दिख रहा है वो सब क्या कहलाएगा बोलो? इसके बाहर वाले चीजें क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लो सारी चीजें। बनाओ फटाफट। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम के अंदर में कलेक्शन ऑफ क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ एटम्स हो सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? बाउंड्रीज क्या होते हैं? जिसके अंदर में सर्टेन बाउंड्रीज क्या होते हैं? कन्फाइंड जो होंगे। मान लेते हैं कि एक सिलेंडर ले लिए तो सिलेंडर हो जाएंगे, क्यूब ले लेंगे तो वो क्यूब हो जाएंगे। उसके चारों तरफ के जो वॉल्स होंगे वही उसका क्या हो जाएंगे? बाउंड्रीज हो जाएंगे। और बाहर सिस्टम के आउटसाइड जो भी चीजें होंगे उसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। तो लिखेंगे एनीथिंग, एनीथिंग ANYTHING, एनीथिंग outside the, anything outside the system, anything outside the system, anything outside the system to which energy or matter, to which energy or matter, to which energy or matter is exchanged, energy or matter is exchanged, is called its surrounding, is called its surrounding, its surrounding। मतलब समझ में आया क्या? सराउंडिंग क्या होता है पहले समझो। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम वो होता है जहां पे कलेक्शन ऑफ एटम्स हो या कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। जैसे कि ये हमारे भीतर के जो चीजें होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि सिस्टम बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और सिस्टम के चारों तरफ जो ये बाउंड्री दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द बाउंड्रीज। और सिस्टम के आउटसाइड बाहर की जो चीजें होंगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो सराउंडिंग बोलेंगे। सराउंडिंग के अंदर में, सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर में या तो एनर्जी एक्सचेंज होगा या तो मैटर एक्सचेंज होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये एक्सचेंज होते रहेगा। जैसे हमारा ये घर है तो घर हमारा क्या हो जाएगा? घर के अंदर में, ये रूम के अंदर में जो तुम हो दैट इज द सिस्टम। और रूम से बाहर जो चीजें है बाहर से क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। और ये रूम का जो बाउंड्री हो गया ये हमारा सिस्टम का बाउंड्रीज हो गया। अब सोचो बाहर से क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है भीतर? यस, बाहर से कुछ विंड्स आते हैं, हवाएं आ रहे हैं और भीतर से भी कुछ जाते हैं। इसका मतलब सिस्टम से मैटर या तो एनर्जी क्या हो सकते हैं? एक्सचेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे thermodynamic system are divided into three types. Thermodynamic system are divided into three types. Thermodynamic system are divided into three types. First, open system। थ्री टाइप, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन हम लोग बेसिकली कितने टाइप्स के डिवाइड करते हैं हम लोग? थ्री टाइप्स के। फर्स्ट को बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब लिखना इट एक्सचेंज बोथ एनर्जी, इट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर, इट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग, एनर्जी एंड मैटर विथ सराउंडिंग। मतलब समझ में आया क्या? कि सिस्टम, ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर में मैटर और एनर्जी दोनों क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। सराउंडिंग के थ्रू क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जैसे ओपन सिस्टम का एग्जांपल कोई बता सकता है क्या? जैसे कि मान लेते हैं एक कप चाय है, ओपन मतलब खुला है, कुछ देर के बाद में क्या होंगे? उससे वेपर बन कर करके क्या बाहर जाते होंगे कि नहीं जानते होंगे? क्या वो वेपर के थ्रू में मैटर भी जाते हैं और हीट एनर्जी भी जाते हैं? तो क्या वो ओपन सिस्टम हो जाएगा जब ओपन कप होगा तो? बात समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट लिखे क्लोज्ड सिस्टम।
सेकेंड वन लिखे क्लोज्ड सिस्टम, सेकेंड वन लिखे क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी, इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी, ब्रैकेट में लिखने हैं नॉट मैटर, विथ द सराउंडिंग, विथ द सराउंडिंग। हो गया क्या? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, उसके बाद में लिखिएगा मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड, mass of fluid being transferred, mass of fluid being transferred by the pump or fan, by the pump or fan, by the pump or fan। बात समझ में आया क्या? मतलब कि और भी सारी चीजें हो सकते हैं। क्लोज सिस्टम का और एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या? बोलो, कोई क्लोज सिस्टम का और भी एग्जाम्पल बता सकता है क्या? जैसे कि एक कप वाटर ले लिए, हाँ एक कप वाटर ले लिए, एक कप चाय ले लिए और उसको क्या किए? ढक दिए, तो क्या होगा? चाय के थ्रू जो होगा एनर्जी ट्रांसफर होगा क्या? हाँ एनर्जी ट्रांसफर होगा, हीट लॉस होगा चाय का। लेकिन क्या अगर ढक दिए हैं तो जो उसके वेपर थे वो वाटर फिर से वो पानी बन करके के भीतर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट लिखेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में लिखेंगे, बोलो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? जिसके अंदर में ना तो हीट जाएगा ना तो एनर्जी जाएगा। तो लिखेंगे इट एक्सचेंज नाइदर एनर्जी और नाइदर एनर्जी, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विथ द सराउंडिंग, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विथ द सराउंडिंग। एग्जाम्पल कोई बता सकता है क्या? कुछ हद तक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? थर्मल, थर्मस होता है, फ्लास्क, थर्मस का बोतल जानते हो ना, जिसके अंदर में पानी रख देते हैं तो कुछ देर तक क्या होता है कि वो गर्म रहता है, तो थर्मस फ्लास्क लिख देंगे, THERMOS, थर्मस फ्लास्क, FLASK, थर्मस फ्लास्क। ये सारे एग्जाम्पल है जो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है और ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। सिंपल है, ये सब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हमारे को नहीं है, बस डेफिनेशन जानना जरूरी है। थोड़ा सा बेसिक लेवल हम लोग स्टार्ट किए हैं इसलिए। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल एंड इक्वेशन। लिखो टॉपिक का नाम, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। पहले थ्योरी पार्ट है तो पहले कंप्लीट कर लेते थ्योरी पार्ट। तो लिखेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉमा टेम्परेचर, कॉमा टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी,
internal energy and number of moles internal energy and number of moles are called variables variables are called variables. Next point लिखें, the relation between thermodynamics variable ब्रैकेट में पी वी टी, ब्रैकेट में पी कॉमा वी प्रेशर कॉमा वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर of the system is called equation of state. ब्रैकेट में P, V, T of the system is called equation of state. बात समझ में आया क्या? मतलब क्या हुआ कि अगर प्रेशर के साथ में मोल के साथ में टेम्परेचर, इन सब के बीच में एक रिलेशन आएगा तो उसी को इक्वेशन कहेंगे। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा PV बराबर nRT, या KTG में ये सब चीज़ें इक्वेशन पढ़ाया गया होगा। क्या चीज़? PV बराबर nRT। तो यहाँ पे P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल, R इज द कांस्टेंट गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? लिख लो फटाफट थर्मोडायनेमिक्स। अभी हम लोग पूरा के पूरा बेसिक लेवल से एकदम स्टार्ट किए हैं, फाउंडेशन की तरह। कि जैसे कि आप 11-12 में मतलब कि 12th में मतलब क्या होता है ना कि हैं 12th पास आउट वाले नहीं हैं कि आपको ये सब चीज़ें जो है क्या कहते हैं कि डेफिनीशन हटा दें, मतलब डेफिनीशन के साथ चलेंगे ताकि हमको धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आए। नेक्स्ट लिखिएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लिखिएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लिखिएगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम। बोले इन steady state thermodynamic variables are independent of time. Thermodynamic variables are independent of time and the system is said to be the state of thermodynamic equilibrium. The state of thermodynamic equilibrium. हो गया क्या? There are following condition. देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? जब सारे वेरिएबल जो होंगे इंडिपेंडेंट ऑफ किसके हो जाएंगे? टाइम के हो जाएंगे। देखो ना, यही तो लिखवाया है ना कि इन द स्टडी स्टेट, पहले समझो, इन द स्टडी स्टेट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब समझ में आया क्या? टाइम के इंडिपेंडेंट अगर ये सारे चीज़ें टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसके 3-4 क्या है कि कुछ कंडीशन है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट लिखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल MECHANICAL मैकेनिकल इक्विलिब्रियम EQUILIBRIUM। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में लिखना there is no
unbalanced force between the system and its surrounding. There is no unbalanced force. There is no unbalanced force. There is no unbalanced force between system and surrounding. Between system and surrounding मतलब समझ में आया क्या? नेट फोर्स जो होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्योंकि अनबैलेंस फोर्स नहीं होने का मतलब ये क्या हुआ? बैलेंस फोर्स होना। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई बैलेंस फोर्स लग रहा है तभी जा कर करके होगा। और जब बैलेंस फोर्स लगता है तो ऐसे को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लिखे थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लिखे थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम में लिखेंगे देयर इज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। देयर इज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। देखो थोड़ा सा अपना क्या हो जाता है कि मैं मानता हूँ कि उच्चारण में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में, बट उसको अपना समझने की कोशिश करना है। इसको ईगो पे नहीं लेना है कि क्या, समझ में आया ना? तो देयर इज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर in all parts of system, in all parts of system, and is a same all parts of system and is the same as that of surrounding and same as that of surrounding and is the same एज डैट ऑफ सराउंडिंग। मतलब समझ में आया क्या? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। जो टेम्परेचर इस रूम में है वही टेम्परेचर अगर इस रूम के बाहर में है तो ऐसे टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। जो फोर्स इस सिस्टम पे लग रहा है वही फोर्स क्या लग रहा है? सराउंडिंग के, तो उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोले, बैलेंस फोर्स। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। देयर इज अ यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। देयर इज अ यूनिफॉर्म केमिकल देयर इज अ यूनिफॉर्म केमिकल composition throughout the system and surrounding. There is a uniform chemical composition throughout the system and surrounding. मतलब समझ में आया क्या? कि अगर मान लो कि कंपोजिशन जो है कोई केमिकल कंपोजिशन सिस्टम के अंदर में कुछ और है और सराउंडिंग के अंदर में कुछ और है तो नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जो कंपोजिशन सिस्टम के अंदर में है वही कंपोजिशन किधर होना चाहिए? सराउंडिंग के अंदर में। जैसे नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ये सारे क्या होना चाहिए? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गया क्या? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले लिखिएगा जीरोथ लॉ, ZEROTH। नेक्स्ट लिखिएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझिए क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेट सपोज कर लेते हैं कि ए एंड बी क्या है? ए एंड बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम पे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला हूँ? थर्मल इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर ए एंड बी का रिलेटेड है एक दूसरे से। तो टेम्परेचर ऑफ ए जो हो गया वो टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर है, ठीक है ना? एंड बी एंड सी, बी एंड इधर क्या हो गया? सी, ये भी आपस में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। बात समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर ऑफ ए ऑल्सो द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टेम्परेचर ऑफ सी। नहीं समझ में आया क्या? देखो इधर ए और बी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब सी जो है यहाँ पे बी पे पुट कर देंगे तो क्या ए और सी भी क्या हो जाएगा? आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि नहीं? दिस इज कॉल्ड द
क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोलो, इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आया क्या? लिखेंगे इफ सिस्टम, इसके बारे में लिखेंगे, पहले इसको लिख लो, बना लो, इसके बाद लिखवा देते हैं डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि देखो हम लोग को बेसिक लेवल बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि कि आप टारगेट बैच हो नहीं जहाँ पे ये सब बेसिक लेवल है नहीं पढ़ाया जाए। बात समझ में आया? तो आपको क्या है कि सब चीज़ें पढ़ाना पड़ता है। तो लिखेंगे, पहले बना लो, इसके बाद लिखते हैं। यहाँ से ये क्या बोल सकते हैं इसके लिए कि सर ए जो है सी का क्या हो गया है, बोलो, ए जो है सी का क्या हो गया है, बोलो ना, थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो लिखेंगे इफ सिस्टम ए, पहले डेफिनेशन लिख लो, बाद में बना लेना, यहीं पे रहेगा। इफ सिस्टम ए एंड बी, सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system C, with the third system C, that then A and B, then A and B with the third system C, मतलब A जो है, B जो है, A और B दोनों के दोनों किससे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम सी से है, ऐसे ही बोलेंगे ना। ए एंड बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी जो है सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन ए एंड सी आल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम बोल देंगे। लिख लो ना, इसी पॉइंट को तो बोल रहे हैं। क्या लिखवा दिया मैंने, बोलो। इफ अ सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड सी, यही लिखवाया था ना, थर्ड सिस्टम सी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, थर्ड सिस्टम सी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, then A and C are also in the thermal equilibrium, then A and C are also in the thermal equilibrium, A and C are also in the thermal equilibrium, A and C are also in the thermal equilibrium, ठीक है। A और C जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बात समझ में आया ना? देखो इधर इसको ऐसे पढ़ेंगे कि नहीं, A जो है B का थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इधर B जो है C के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इधर क्या हो गया, A और C भी किस में हो गया, अब आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया कि नहीं आ गया। दैट इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ। एक्चुअली जीरोथ लॉ जो था ना वो बाद में आया था, फर्स्ट लॉ के बाद में लाया गया था। तो फर्स्ट लॉ के बाद में कौन आता है, सेकेंड लॉ आता है ना। लेकिन अब क्या है कि ये तो सिंपल बातें बोला गया यहाँ पे, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, जीरोथ लॉ रख दिया गया है। बात समझ में यहाँ तक आया ना। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट बना कर करके, हीट, हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, लिखिएगा डेफिनेशन। इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड, इट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED, that is transferred between a system and its environment, 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 because of the temperature difference between them, because of the temperature difference between them, temperature difference between them, लिखना heat for gas, heat for gas, हाँ heat for किसके लिए, गैस। गैस के लिए अगर हीट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा टी, याद है क्या आप लोगों को, हाँ। तो डेल्टा क्यू बराबर NC डेल्टा टी, NC डेल्टा टी,
ठीक है ना। अगर कांस्टेंट प्रेशर हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर, तो डेल्टा क्यू जो होगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए, किसके लिए, प्रेशर के लिए, अगर कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो क्या लिखेंगे, एन सी पी डेल्टा टी लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, यही अगर बोलेगा कांस्टेंट क्या हो जाए, बोलिए वॉल्यूम बोलेगा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम बोला तो डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, एन सी वी डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है ना, लिखते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हीट इज पाथ फंक्शन, हीट इज पाथ फंक्शन, हीट इज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या हुआ, समझ में आया। पाथ फंक्शन का मतलब हुआ कि हीट किस किस तरीके से, मतलब कौन कैसे कैसे गया है। एक तो था इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करना, ये इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये हाउ टू वी एक्सप्लोर द हीट, मतलब हीट को कैसे खत्म किया गया है, एवरी पॉइंट एवरी थिंग्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, पाथ फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब डिपेंड करता है केवल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, उसको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। तो हीट कैसा है, पाथ फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को, अरे बोलो ना यार, हीट कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। मतलब समझ में आया, इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड्स करता है कि हाउ टू एक्सप्लोर द हीट, हीट कैसे खत्म कर रहे हो, हर पाथ उसको बताना जरूरी है कि इस तरह से हीट खत्म हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बस हो गया। अब पाथ फंक्शन के बारे में समझा तो दिया, तब क्या सारे लिखोगे। पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, डिपेंड करता है कि पाथ किस तरह से है, हाउ टू एक्सप्लोर द हीट। नेक्स्ट लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, इट इज डिनोटेड बाय यू, इसको डिनोट करते हैं यू से। लिखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द internal energy of a system, internal energy of the system is the system is the energy, is the energy possessed by, is the energy possessed by the system, possessed, P O S S E D, possessed by the system due to system, due to molecular motion, due to molecular motion and molecular configuration, due to molecular motion and molecular configuration, due to molecular motion and molecular configuration। मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स जब भी बनाया जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है तो उसमें दो तरह के एनर्जी होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होते हैं और एक पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। फिर से बोलूँ क्या, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी सिस्टम का वो चीज़ें होता है, कोई भी सिस्टम के अंदर में, मॉलिक्यूल्स के अंदर में दो तरह के चीज़ें होते हैं। मॉलिक्यूल्स का एक कॉन्फ़िगरेशन होता है और एक क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर में क्या होता है कि एनर्जी, वेलोसिटी होती है, जिससे मॉलिक्यूल्स एक जगह से, ब्राउनियन मोशन जिसको बोले थे, याद है क्या। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर में दो चीज़ें होते हैं, दो तरीके से एनर्जी आते हैं। एक तो क्या होते हैं काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन के थ्रू जो एनर्जी आता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी।
और एक होता है कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, मतलब कि मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसका हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन इज कॉल्ड, द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, द एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन is called, the energy due to molecular motion is called, molecular energy is called motion, मतलब molecule due to molecular motion is called kinetic energy, is called kinetic energy, and the energy due to, थोड़ा सा बैठने का इच्छा कर, the energy due to molecular configuration, the energy due to molecular configuration is called potential energy, is called potential energy, molecule due to molecular configuration is called potential energy। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी, सब लिख लिया क्या? तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लिख लो इसको और उसके बाद में लिखेंगे अगला पॉइंट। इसको लिख लो, ऊपर लिखा हुआ है U इज इक्वल टू यू के प्लस में यूपी, यू के प्लस में यूपी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस से होता है, एक होता है रियल गैस, एक होता है आइडियल गैस। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस देयर इज नो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, फॉर आइडियल गैस देयर इज नो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, फॉर आइडियल गैस देयर इज नो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन एंड नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, and no molecular attraction, and no molecular attraction. So potential energy, so potential energy is zero, so potential energy is zero। so केवल और केवल क्या मिलेगा उसके पास में? काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा उसके पास में? केवल और केवल